बस स्टॉक लेकर आई है थर्मैक्स। आज थोड़ा ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ इस पर्टिकुलर काउंटर पर 11% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। दरअसल नतीजे आए और नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए क्योंकि कमज़ोर हैं। रेवेन्यू में 7% की बढ़त रही है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे तगड़ी मार 83% गिरावट रही है। साथ ही मार्जिन्स पर भी दबाव है। और इस बार के नतीजे और ग्रोथ गाइडेंस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रेया बात कर रही हूँ। सर, सवाल पहला यही, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा गिर गया सर Q1, इसके पीछे के कारण क्या है? कोई वन ऑफ है क्या? नमस्ते श्रेया। हाँ, बहुत बड़ा कारण एक वन ऑफ है, उसके अलावा भी है, बट सबसे बड़ा कारण है कि एक हमारा जो प्रोजेक्ट है 2022 का प्रोजेक्ट है, अब 4 साल हो गए, आखिरी साल है एग्जीक्यूशन का। उसमें जो हमारी इंजीनियरिंग पार्टनर कंपनी है उसके थ्रू चेंजेस आए डिजाइन में, जो कि बहुत लेट थे और अनएक्सपेक्टेड थे। तो प्रोजेक्ट्स में हम कॉस्ट टू कंप्लीशन बोलते हैं, मतलब अगले 4 क्वार्टर में जो ये प्रोजेक्ट खत्म करना है उसके लिए जो हमें एडिशनल पैसे चाहिए उसके लिए हमें इसी क्वार्टर में प्रोविजन लेना पड़ता है। तो उस क्वार्टर के लिए इस क्वार्टर में हमने 90 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन लिया है इस एक सिंगल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, और ये प्रोजेक्ट इस साल एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा गल्फ वॉर की वजह से हमारे थोड़े रेवेन्यूज, क्योंकि हमारा बैकलॉग अच्छा था पर हम वो उसको पूरा रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे करीब 300 करोड़ के का जो रेवेन्यू था वहाँ पे माल तैयार था पर कस्टमर्स ने पिक नहीं किया। काफी कुछ उसमें से इंटरनेशनल कस्टमर्स थे जो कि मिडल ईस्ट में भी बेस्ड थे, और एंड कमोडिटी प्राइस में भी थोड़ा इंक्रीज था। तो कमोडिटी प्राइस इम्पैक्ट और रेवेन्यू नहीं शिप करने का इम्पैक्ट था, और उसके बाद ये एक वन टाइम 90 करोड़ प्लस का जो हमें हिट लेना पड़ा। इन सब के चलते ये क्वार्टर थोड़ा खराब था। अगर आप ठीक। मुझे 2 मिनट और दें तो नहीं, मैं जो मैं आपके सवाल उसी पे आ रही थी इनफैक्ट आशीष जी, क्योंकि मार्जिन्स भी थोड़े घटे हैं और 10% से घटकर करीब 3% रह जी, गए। आपने वन टाइम इम्पैक्ट समझाया हमें, लेकिन अगर इसको हटा दें तो क्या सेकंड हाफ में मार्जिन सुधरेंगे? कहाँ तक के लेवल्स आप देख पा रहे हैं? सिग्निफिकेंटली सुधरेंगे, क्योंकि दो कारणों की वजह से। हम्म। पहला, जो आप हमारा रेवेन्यू बैकलॉग देखेंगे अब 14,000 करोड़ से ज्यादा का है, और जो हमने इस क्वार्टर किया वो खाली 2,300 करोड़ था। तो जैसे ही हमारा रेवेन्यू 3,000 करोड़ प्लस उसके तरफ जाता है, हमने हर बार देखा है हमें जो मैन्युफैक्चरिंग और बेस कॉस्ट का जो लेवरेज मिलता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। और जो हमारा बैकलॉग है उसमें अब काफी इंटरनेशनल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो जैसे जैसे वो क्वार्टर, इवन Q2 ऑनवर्ड से ही, Q2 में भी आप सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखेंगे, एंड Q3 एंड Q4 में आप कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जैसे जैसे वो बैकलॉग रेवेन्यू में डेवलप होगा, प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा जंप आप देख पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज और टोटल प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीजों में। उसके अलावा जो हमारा जो एकाध जो एरियाज हैं जहां हमारे कंटिन्यूड लॉसेस हैं, जैसे कि ये प्रोजेक्ट भी, ये सारे प्रोजेक्ट्स और ये सारे लॉस मेकिंग एरियाज हम इस साल हमारी बुक से क्लीन करना चाहते हैं, ताकि ये जो पिछले एंड हमने बोला भी है कि हमने पिछले 30 साल में कोई इस टाइप के प्रोजेक्ट्स नहीं लिए हैं जो कि लॉस मेकिंग और उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें लंबा ड्यूरेशन सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह हो। दिस ईयर में ये सारे प्रोजेक्ट्स क्लीन अप हो जाएंगे, ताकि आगे से इवन एक क्वार्टर में भी ऐसी वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिले। दैट्स ये प्रायोरिटी। तो आगे चलकर कोई एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं देख पा रहे हैं आशीष जी? आपने 90 करोड़ से ज्यादा के कॉस्ट ओवररन के कारण तो बताए, तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट तक सीमित है या फिर एग्जीक्यूशन रिस्क अभी भी दिखता है आपको? एग्जीक्यूशन रिस्क, कमोडिटी वोलेटिलिटी कम एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ओवरऑल, अगर मतलब स्पेशली जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो कि टिपिकली ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, और उनमें अगर ये वोलेटिलिटी हो, अभी जैसे काफ़ी इक्विपमेंट है जो सुएज कैनाल के थ्रू जा रहा है, और फिर वो सुएज कैनाल वाला राउट भी अगर स्टॉप हो जाए या कुछ हो जाए, एंड एंड तो इन सब से थोड़ी कमोडिटी वोलेटिलिटी की रिस्क है, बट उसके अलावा एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं होनी चाहिए। बाकी सब जो बैकलॉग है हमारा काफी अच्छी क्वालिटी का है।
ओके। आशीष जी, आपने कहा कि गल्फ वॉर से डिलीवरीज काफ़ी प्रभावित हुए, तो अब क्या सप्लाई चेन नॉर्मल हो गई या फिर अभी भी कोई चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? सप्लाई चेन बीच में लगा था नॉर्मल होने लगी है। अब पिछले एक हफ्ते में जो जो हाल है, अब कोई भी नहीं कह सकता क्या होगा। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो कस्टमर्स हैं मिडल ईस्ट के, वो ऑर्डर एक्टिविटी में स्टिल बहुत स्ट्रांग है। मतलब काफी प्रोजेक्ट एक्टिविटी, बल्कि थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन का एफर्ट है, उसकी भी इंक्वायरीज और वो सब आने लग गई हैं। कस्टमर्स एक्टिव हैं, बल्कि स्पेंड भी कर रहे हैं। पर माल शिप करने में और पिकअप में कंस्ट्रेंट्स हैं। सो ये कैसे पूरे साल का पैन आउट होगा, मैं नहीं कह सकता। अगर मैं कह पाता तो जो काफी पॉलिटिशियंस है जिनको भी नहीं पता कि क्या होगा, मुझे कहना गलत रहेगा। बट ये मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। बट जो पाइपलाइन है और जो बैकलॉग बिल्ड हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी है और जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रांग है। और वो मतलब एक महीना इधर उधर होगा, बट शिप होगा और रेवेन्यू में आप अच्छा जंप देखेंगे थर्मैक्स। तो रेवेन्यू, अच्छा, एक और आखिरी सवाल, तो ये जो ऑर्डर बुक है आशीष जी आपकी, ये अच्छी बढ़ी है, 23% बढ़कर 14,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। तो ये ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में बदलने की रफ्तार अच्छी रहेगी? जी, अच्छी रहेगी। ऑर्डर बैकलॉग बढ़ा है जो कि 14,000 से हो गया है। ऑर्डर हमने इस क्वार्टर थोड़ा सा पेशेंट रहे, पाइपलाइन बहुत अच्छी है। इस साल भी हम ऑर्डर्स पे ग्रोथ करेंगे। ओवरऑल हमारा जो बैकलॉग है वो बढ़ता ही जाएगा। एंड अभी हमें काफी इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में भी ब्रेक थ्रू मिला है। इस पिछले क्वार्टर में हमें यूएस में डेटा सेंटर में बॉयलर प्रेशर पार्ट्स का भी ब्रेक थ्रू मिला है। तो अब हमारे दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, कूलिंग और बॉयलर्स, जो कि यूएस के डेटा सेंटर्स में जा रहे हैं, जो कि अच्छे अच्छे ब्रेक थ्रूज हैं। तो आई एम बुलिश ऑन द ईयर। पूरा अच्छा साल जाएगा थर्मैक्स के लिए। क्वार्टर वन मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। एंड इसमें जो हमने थोड़ी थोड़ी जी। गलतियां हमने काफी पहले सालों में की हैं, जिसका कि अभी हमें भुगतना पड़ रहा है, ये हमें बिल्कुल रिपीट नहीं करना है। और पिछले 3 साल में जितने भी हमने एक्शंस लिए हैं, इस उससे लिए कि ये हमें कभी भी आगे रिपीट करने की जरूरत नहीं। जी। बस मैं यही कह सकता हूँ, मुश्किल क्वार्टर था, बट आगे वाला टाइम बहुत बेटर होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी इतनी खुलकर बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सेकेंड हाफ। उम्मीद करते हैं जो आप कहे वही साबित होता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्मैक्स लेकर आइए स्क्रीन पर। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे सेकेंड हाफ को लेकर अमित जी, लेकिन क्वार्टर वन मुश्किल था इनके लिए, तो स्टॉक को पनिश तो किया गया है स्ट्रीट द्वारा, 11% नीचे है। क्या लगता है चार्ट देखकर? श्रेया जी, एक गैप के साथ स्टॉक ने अपना 200 एमआ ब्रेक किया है। ऑफ कोर्स नीचे के लेवल से रिकवरी जरूर आई है, बट जब इतना बड़ा एक गैप डाउन हो जाता है और अभी भी 11% डाउन है, तो स्टॉक को फॉर नेक्स्ट बुलिश फेज एक बेस बनाना पड़ता है। तो मेरे को लगता है फॉर द टाइमिंग इट इज एन अवॉइड, लेट इट मेक अ बेस, थोड़ा बेस इसको बनाने दीजिए। फिलहाल अगर हम इसे अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि अभी फिलहाल थर्मैक्स को अवॉइड करना है। राज किशोर जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं।